इसमें भी प्रोफ़ेशन डिसाइड करने में भी पहले से ज़रूरी नहीं है कि आप प्री ऑक्यूपाइड हो जाएँ, पहले से डिसाइड कर लें जी मैंने सर्जन बनना है या मैंने फ़िज़िशियन बनना है या कोई भी फ़ील्ड लेना है। इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि पाकिस्तान से सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज और एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, लंदन की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, आजकल तो चाइना का भी बहुत स्कोप आ चुका है कि वो चाइना जाके भी बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं। तो आपने क्या डिफरेंस फील किया और आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या पर्सनैलिटी में चेंज आता है? आपको बहुत दूर भी जाना पड़े तो ये चीज़ें सीखने के लिए जाओ और ये जाननी चाहिए, सीखना चाहिए और मैं ये समझता हूँ हर फ़ील्ड में इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी विज़न बढ़ती है, आपकी सोच बढ़ती है, आपका सोच का अंदाज़ बेहतर है। वीजा लगे, टिकट कटे और हम यहाँ से निकलें और उसके बाद हम वापस पाकिस्तान का कुछ सोचे मत। तो इसमें आपके मैं मुताबिक कहता हूँ किसकी और गलती? उसी ज़ोर से कहता हूँ कि यहाँ पे इंतहा दर्जे का टैलेंट मौजूद है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अवैस खान। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीम आरिफ ने, जिनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूं। एमबीबीएस, बीएससी, बीएस किंग कॉलेज लंदन, एफआरसीएस लंदन, एफआरसीएस ग्लास गो, एफएसीएस यूएसए, फेलोशिप इन लेपारोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक से या एफएमएस supervisor for higher surgical training at CPSP College of Physician and Surgeons Pakistan, director of surgical training at Cardiff MED Institute Lahore, trustee and consultant surgeon ENT Medical Center Lahore, also Doctor Hospital, consultant surgeon, surgeon at Masood Hospital Lahore, director of surgery at Subha Shafi Medical Complex. सर कैसे हैं आप? अस्सलाम सर वालेकुम जी, आपका माशाल्लाह खैरियत से से। जो इंट्रो है और जो आपकी डिग्रीज हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी एक हमारे लिए एक मोज़स पर्सनैलिटी हैं आपके। आपने आज हमें ज्वाइन किया और माशाल्लाह से आप डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ आप काम कर रहे हैं और एज अ सर्जन। तो आज डॉक्टर साहब से जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है सर्जरी इन साइंस। सर्जरी के बारे में बात करेंगे, हैंड्स मेक इट आर्ट, किस तरीके से डॉक्टर का जो माइंडसेट है, एक सर्जन का माइंडसेट क्या है, और जो हमारी देखने वाली यूथ है उसको पता चले कि आज हमने अपनी ऑडियंस के लिए इतने सीनियर डॉक्टर को आज इनवाइट किया है जिनका अपना भी 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 8 साल 9 साल इन्होंने लंदन में सर्व किए हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना कोई ब्रीफ इंट्रो अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं एक बात जो आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन और वो डेज़िग्नेशंस और असाइनमेंट्स बताई, मैं उसको कैसे लेता हूँ कि ये सारी असाइनमेंट्स और डिग्रियाँ बेसिकली एक रास्ता है, एक टूल है, टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि अगर ये सारी क्वालिफ़िकेशंस, सारी पढ़ाइयाँ, सारे आपके साथ नाम के साथ लगे हुए लाके आपकी प्रैक्टिस में झलकें, आपकी लाइफ़ में झलकें, तब मज़ा है। तो मैं स्टार्ट में ही अपने यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे ये मैसेज दूँगा कि ये इम्पोर्टेंट ज़रूर हैं। हम्म। डोंट टेक मी रॉन्ग कि ये डिग्रियाँ और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लेकिन असल टारगेट कि इनसे जो हम सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी एक्चुअल लाइफ़ में, अपनी प्रैक्टिस में, फिर मज़ा है। बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि हर एक जो बच्चा होता है जब वो बड़ा बड़ा होता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि मैंने बड़े होके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फौज में जाना है। क्या आप एक्सीडेंटली आए थे या आपका भी एक ख्वाब था आपके पेरेंट्स का कि आपने डॉक्टर की फील्ड में ही आना है? उसमें मैं बात एक आपको बताऊँ कि बस स्टार्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज जो स्कूल के मेडिकल स्कूल में ही बस कुछ ज़ेन सर्जरी की तरफ ज़्यादा फ़ील होता था कि है और आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती गई
और मुझे ये लगा, जो कि बाद में टाइम ने प्रूव किया कि अल्लाह ताला ने ये बड़ी रहनुमाई की, क्योंकि आप अगर अपनी तबीयत के मुताबिक प्रोफ़ेशन में आ जाएँ तो इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से एक्सेल कर पाते हैं। तो सर्जरी का, चूँकि सर्जन और सर्जरी एक बड़ा एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, काम करने का अंदाज़, डील करने का अंदाज़, इवन लाइफ़ का अंदाज़, तो वो कुछ वैसे ही मेरे में था। वो कहते हैं ना, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो सर्जरी इस तरह से शौक भी थी, पैशन भी था, और फिर मौका भी मिला, तो अल्लाह ताला ने बस अच्छा करम डॉक्टर साहब, किया। आप उन यूथ के बारे में कुछ बताएं कि जो 5 साल की एमबीबीएस करके जब उन्होंने डिसाइड करना होता है कि वो किसकी तरफ जाएं, किस पेशे को वो अडॉप्ट करें, तो उसके क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं, या आप यूथ को, यंग यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि वो अपना इंटरेस्ट किस तरीके से उसमें से आइडेंटिफाई करें कि मैं इस पेशे में आगे अच्छे लेवल पे एक्सेल कर सकूं। यूथ के लिए मैं बेसिकली सारी बातें ही तकरीबन वो करूँगा जो मैंने की या जिनसे मैं गुज़रा, ताकि मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बिल्कुल। और उनमें से मुझे उम्मीद है चंद अच्छी बातें आपको मिल पाएँगी। इसमें भी प्रोफ़ेशन डिसाइड करने में भी पहले से ज़रूरी नहीं है कि आप प्री ऑक्यूपाइड हो जाएँ, पहले से डिसाइड कर लें जी मैंने सर्जन बनना है, या मैंने फ़िज़िशियन बनना है, या कोई भी फ़ील्ड लेना है। इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ मेजर डिसीजन। इसके बाद इस डिसीजन की वजह से आपकी पूरी लाइफ़ जो है वो उसके मुताबिक गुज़रेगी। हुँ, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिस, इसलिए इस डिसीजन को करते वक़्त सिर्फ़ वो एक ज़हन में वैसे ही लाने की बजाय ये देखना चाहिए, सबसे पहले जो मैं कहता हूँ ये देखना चाहिए कि आपकी अपनी तबीयत क्या चाहती है, आपको खुद अच्छा क्या लगता है? हुँ, और उसके लिए बेस्ट है कि मेडिकल कॉलेज में भी बंदा ज़ाहिर एक्सपोज़र होता है सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन हाउस जॉब जो है, उसको बड़े खुले माइंड के साथ किया जाए, हुँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पहला प्रैक्टिकल एक्सपोज़र होता है, किताब से निकल के। अमलन आदमी ज़िंदगी में देखता है बहुत सारी चीज़ें, जो उस वक़्त इतनी समझ नहीं आ रही होती। उनकी बेस पे जब, जिसको कहते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपोज़र जब होता है, फिर ज़्यादा बेहतर आप सोच सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस डिपार्टमेंट में जाके मेरी तबीयत के मुताबिक काम लगता है, वो अच्छा, करना डॉक्टर चाहिए। साहब, आपने अपनी जो सर्टिफिकेशंस की, डिग्रीज़ की, वो यूएसए से भी की, लंदन से भी आपने डिफरेंट डिग्रीज़ और सर्टिफिकेशंस लीं। तो आप जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस टाइम एमबीएस की डिग्री कर रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि पाकिस्तान से सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज और एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, लंदन की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, आजकल तो चाइना का भी बहुत स्कोप आ चुका हुआ है कि वो चाइना जाके भी बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं। तो आपने क्या डिफरेंस फील किया, और आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या पर्सनैलिटी में चेंज आता है? मेरा ये शुरू से ख़्याल था, और हालाँकि उस वक़्त थोड़ा ये निस्बतन मुश्किल था इन चीज़ों को डिसाइड करना और प्लान करना, क्योंकि हर चीज़ मैनुअल थी। बिल्कुल। मैं 88 में फर्स्ट टाइम किंग्स कॉलेज लंदन में मैं गया था, और उस वक़्त ना मोबाइल था, ना ये यूट्यूब, ना कुछ, और हम एक ख़याली सी दुनिया बना के गए थे। और जो ज़हन में बातें थी, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि अब तो इतनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वाइज़, इन गैजेट्स के ज़रिए से इतनी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो डिसीज़न करने निस्बतन काफ़ी आसान है। ये ज़रूर देखना चाहिए, जो मैंने देखा था, हम्म, कि अपना प्रोफ़ाइल, मैं हमेशा सबको कहता हूँ बच्चों को, अपना प्रोफ़ाइल ये टारगेट रख के बिल्ड करें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट में आप जाएँ, इवन मेडिकल के अलावा चले जाएँ, आर्ट्स में चले जाएँ, इंजीनियरिंग में चले जाएँ, अकाउंट्स में चले जाएँ, एनी फ़ील्ड, कंप्यूटर में चले जाएँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएँ। आपका प्रोफ़ाइल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि जब भी आप कम्पीट करें तो आपका प्रोफ़ाइल उसको सपोर्ट करे इंटरनेशनली। हम्म, उस वक़्त भले आप फिर डिसाइड करें जहाँ भी रहना है, जो भी करना है, लेकिन इस टाइम में अच्छे इंस्टीट्यूट्स, ख़ास तौर पे जो आपने बायर की बात की, उससे एक्सपोज़र से ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ता है। और हमें तो वैसे भी कहा गया कि इल्म के लिए जाओ, चाहे चीन का तो एक वो एक सिंबल के तौर पे कहा गया कि उस वहाँ से चीन यानी इंतहाई दूर था। तो बिल्कुल। मतलब आपको बहुत दूर भी जाना पड़े, तो ये चीज़ें सीखने के लिए जाओ, और ये जाननी चाहिए।
सीखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ हर फील्ड में इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी विज़न बढ़ती है, आपकी सोच बढ़ती है, आपका सोच का अंदाज़ बदलता है। आप में बेशुमार ऐसी चेंजेज़ आती हैं, जो ज़ाहिर है जब आप दुनिया देखते हैं कि दुनिया में किस-किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने लंदन हार्लेम स्ट्रीट में सर्व किया। मैं आपकी प्रोफाइल स्टडी कर रहा था, उससे पता चला कि आपने माशाल्लाह से वहाँ 8 साल स्पेंड किए। और वहाँ की जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर और आपके बिग टाइटल्स जिनको कह सकते हैं, कि वो डायरेक्ट लंदन में लैंड करते हैं और वहाँ से वो अपना इलाज और अपना बाकी चीज़ें जो कर रहे होते हैं। तो आपने किस तरीके से, क्या ये आपके लिए डिसीजन मुश्किल नहीं था कि आप 8 साल वहाँ सर्व करके उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं पाकिस्तान जाऊँ और मैं पाकिस्तान जाके अपनी सर्विस जो है वो करूँ? और एक तो ये बताएँ, और दूसरा वहाँ कोई आसानी से टिकता नहीं है, मतलब कि 2-3 महीने 4 महीने बाद जो है वो स्विच हो जाता है। तो आप वहाँ का क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? पहली बात तो मैं ये मेरा बड़ा शुरू से एक बड़ा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता था कि मैं वहाँ ये इस एंगल से हर चीज़ को देखूं, सड़कों से लेके इंस्टीट्यूट्स तक, कि यहाँ कौन सी ऐसी अनोखी चीज़ है कि ये लोग बड़ा ऊपर हैं और हम बड़ा पीछे हैं। हुँ, मेरा हर लेवल पे और हर जगह पे और हर इंस्टीट्यूट में यही तजर्बा हुआ कि असल फ़र्क सोच का, एप्टीट्यूड का है। ये जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट ज़रूर है, अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा, वो चीज़ें, पैसा, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन असल चीज़ जो है वो आपका माइंडसेट है। आपने हार्ले स्ट्रीट की बात की, नो डाउट वो एक पूरी दुनिया में एक ब्रांड है कि जी वहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर की जनाब इंतहा मिलती है। लेकिन अगर अदरवाइज़ आप देखें, तो कोई भी वहाँ कोई मेरे से ज़्यादा अगर एक भी पढ़ा हुआ हो तो मुझे बताएँ। हुँ, हुँ, तो अगर मैं ये इसको सिर्फ़ इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, मैंने फिर इसको अपने ऊपर अप्लाई किया हुँ। कि अगर यहाँ पे मेरी तरह के ही लोग हैं, वो सर्व करके इसको एक ब्रांड की तरह उठा देते हैं, तो क्यों ना यही लोग जाके अपने मुल्क में इसी कोशिश को करें और वहाँ पे ये लेवल ऑफ केयर दें। डॉक्टर साहब, ये जो आप इस टाइम माइंडसेट की बात कर रहे हैं और आपने बहुत मज़े की बात की कि मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मैं व्हाई नॉट अपने मुल्क में जाके उनको सर्व करूं। लेकिन जो इस टाइम मैं यंग यूथ देख रहा हूँ, उसमें से ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। यंग यूथ इस चक्कर में वीज़ा लगे, टिकट कटे और हम यहाँ से निकलें, और उसके बाद हम वापस पाकिस्तान का कुछ सोचे मत। तो इसमें आपके मुताबिक किसकी गलती है? हमारे पेरेंट्स की क्या गलती है कि पेरेंट्स अपनी औलाद को इस तरीके से उसका माइंडसेट करें, या हमारी सोसाइटी की गलती है, या हमारे ऊपर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उन्होंने यूथ के माइंडसेट के साथ इस तरीके से प्ले किया हुआ है कि क्या इसमें आप अपने इनसाइट्स बताएंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो आपने स्टार्ट में एक बात कही, उसके पहले वाले हाफ से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि टिकट लगे, वीज़ा लगे तो निकलें। निकले। लेकिन उस निकलने में और इस निकलने में फ़र्क है। वो निकलना है कोई टारगेट लेके जाएँ, बिल्कुल। आगे पढ़ाई करें, ट्रेनिंग करें, क्वालिफ़िकेशंस करें, भले इवन नेशनैलिटी भी मिलती है हम्म, तो लें, ये सारी चीज़ें गेन करें। हम्म, उसके बाद फिर वहाँ पे एक स्टेज के बाद थोड़ा-सा रुक के सोचना चाहिए। जो कि ज़ाहिर है इस वक़्त और कम होता जाता है, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स। यहाँ पे अनफॉर्च्यूनेटली इतना टैलेंट होने के बावजूद हर लिहाज़ से यहाँ पे अनफॉर्च्यूनेटली नाउम्मीदी का, डिप्रेसिव माहौल का एक चलन है। हर तरफ मीडिया को देख लें, लोगों को देख लें, हर तरफ नेगेटिविटी को उछाला क्या ये जाता वहां नहीं है। है? वहाँ भी है, लेकिन एक चीज़ होती है किसी के पीछे ढोल बजाना। हम्म, हम बुराई भी जो है, ये पूरी दुनिया में होती है। आप न्यूयॉर्क देखें तो वो वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड है क्राइम रेट के एतबार से, लेकिन ढोल नहीं बजाया जाता। हमारे यहाँ अगवा पहले भी होते थे, कत्ल पहले भी होते थे, डाके पहले भी चलते, जिनको करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस तरह से खुली इजाज़त दी हुई है मीडिया को, जिसका जो दिल आता है उठा के वो पेश कर देता है, और ना गवर्नमेंट इदारों का कोई चेक है उनके ऊपर।
ना उन लोगों में है ये बात कि यार मैं क्या कंटेंट पेश कर रहा हूँ। आखिर वो जो सुनने वाला है उस पे ये सारी चीज़ें असर तो करती हैं। वो यूथ छोड़ के वो अगर गाँव का बेचारा एक सादा-सा अनपढ़ आदमी भी है, हुँ, उस पे ये चीज़ें असर करती हैं। बिल्कुल। रिज़ल्ट ये होता है कि इन सारों का वो जो कहते थे ना कि एक वो होता था कि बस साबित हुआ। सो साबित हुआ कि जी पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान कोई कौम नहीं है जिसके मैं सख्त अगेंस्ट हूँ। हुँ, अपने तजुर्बे से मैं छोटा-सा जो मेरा मामूली था तजुर्बा, मुझे अब 35 साल हो गए इस दस्त की सहराई में, सर्जरी में। मैंने इंग्लैंड भी काम किया, मिडल ईस्ट भी किया, यहाँ भी किया। मैं अभी भी ये कहता हूँ और उसी ज़ोर से कहता हूँ कि यहाँ पे इंतहा दर्जे का टैलेंट मौजूद है। सिर्फ़ ये है कि उसको बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये तो आप पढ़े-लिखों की बात कर रहे हैं, जो हमारे हाथ से काम करने वाले हैं ना, जैसे मैकेनिक हो गया, हुँ, कोई कारपेंटर है, कोई ये जुत्ती सही करने वाला है। ये हीरे हैं जो गलियों में हमारे रुल रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। ज़ाया हो रहे हैं। इतना टैलेंट है हमारे यहाँ और उसको कोई ना उसकी तरफ किसी की तवज्जो है, ना उसको कोई एड्रेस करता है। खुला छोड़ा हुआ है तो यूथ क्या करे? आपके लिहाज से अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, तो हमें उनसे किस किस्म की पॉज़िटिव सपोर्ट चाहिए? अगर हमारे इसके थ्रू अगर कोई गवर्नमेंट के किसी इदारे को ये सुनने को मिले, तो वो क्या आप उसको कहना चाहेंगे? मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें, तो मैं तो गवर्नमेंट या कोई भी जो कर्ता-धर्ता लोग हैं, उन पे क्यों डिपेंड करते हैं आप? उनको करना ज़रूर चाहिए, लेकिन उनको छोड़ दें, खुद हम करें। खुद करें। मैं क्यों इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मसलन मैं एक बिल्कुल मिडल क्लास एक बंदा हूँ, बल्कि मैं अगर अपने यूथ को ये भी बताऊँ, आई फ़ील प्राउड टू से माई सेल्फ एज़ अ टाटियन। टाटों पे बैठ के पढ़े हुए हैं हम। यानी टाट उस टाट पे तब बैठते थे, जिस स्कूल में बेंच भी नहीं होते थे। यानी वो गवर्नमेंट के आम स्कूलों से भी वो बेचारे नीचे चले गए। लेकिन अगर टैलेंट मौजूद है, आप काम सही कर रहे हैं, माँ-बाप आपको पॉज़िटिवली सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ़ ट्यूशन सेंटरों में नहीं भेज के फ़ारिग हो रहे और साथ आप नीयत से कर रहे हैं, अल्लाह की तरबियत तरफ का। ध्यान है, तो मज़ा तो तब है। और ये होता है, क्यों नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? टाटियन उठ के जाके किंग्स कॉलेज और रॉयल कॉलेज में लंदन में जाके कम्पीट करे, तो और टैलेंट किसको कहते हैं मुझे बताएँ? इसमें गवर्नमेंट का तो कोई हाथ ही नहीं या किसी इदारे का। हाँ, ज़ाहिर है यहीं से पढ़े, मेरा मतलब मुझे कोई गलत सेंस में ना लें कि उन्होंने जो करना था कर दिया, बाकी तो सारा आपने खुद करना है। हुँ, इसकी वो मिसाल है, हमने अपनी गली को आप देखें कभी, ऐसी छोटी-सी मिसाल है, लोग आके तो देखते हैं कि यार तस्वीरें लेते हैं कि ये गली आपने स्ट्रीट अपनी कैसे बनाई है? कैसे बनाई? हमने सबने मिलके जो 30-35 घर हैं वहाँ पे, हुँ, उन्होंने अपने पैसों के साथ वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी है, रंग भी हुआ हुआ है, प ब प्लांटेशन भी हुई हुई है, गमले भी रखे हुए हैं, सड़क भी साफ है, बिकॉज़ वो हमारी सड़क है। हाँ, गवर्नमेंट अगर आके बीच में कुछ कर दे तो हम उसको ना नहीं कर रहे। हुँ, या इस सेंस में भी नहीं हम कह रहे कि हमारी कोई लड़ाई हो गई है किसी इदारे से कि जनाब ये इनसे नहीं करवाना। मेरा पॉइंट सिर्फ़ ये है, आप आजकल तो ये इंटरनेट और ये स्कॉलरशिप्स मौजूद है। हमारे ज़माने में तो स्कॉलरशिप जो था, चूँकि मैनुअल था, वो बाहर आम लोगों को तो पता ही नहीं चलता था। राइट। वो बड़े-बड़ों के जो बच्चे थे अंदर-अंदर उनको किसी को पता चल जाता था। और अब तो स्कॉलरशिप्स इतना ओपनली, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हुँ, सो डिप्रेस होने की बजाय, परेशान होने की बजाय अपना एप्टीट्यूड चेंज करें कि क्यों नहीं हम कर सकते? हुँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और मिसाल देनी हो तो हमारी देख लें कि हम जैसे कर सकते हैं, जो टाटों से उठ के चले गए वहाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई अनोखा था, इसका मतलब ये है हर बंदा कर सकता है। बिल्कुल। तो क्यों ना करे? करना चाहिए और बाहर भी जाएँ, किसी प्लान से जाएँ। वरना खाली बाहर जाना, पासपोर्ट लेना, आपने देख लिया आजकल जो हाल हो रहा है बहुत दुनिया में, वो पासपोर्टों वालों के साथ भी। इसका मतलब है असल ना पासपोर्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन असल फैक्टर फिर वही आ जाएगा कि आपके अंदर इतनी जान होनी आपकी अपनी क्या चाहिए। पर्सनैलिटी है जिसको आप कैश और इस्तेमाल कर ये सकते हमारा यूथ, मैं इतना खुश होता हूँ, लड़के, लड़कियाँ, बच्चे, बच्चियाँ हमारे, इनको आप पढ़ता हुआ देखें, इनके हैं। स्कोर्स देखें, चाहे वो ए लेवल, ओ लेवल के हैं, चाहे बाद के हैं, बाहर इनकी परफॉर्मेंस देखें, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। और इन हालात में मुझे अभी तक याद है मेरी बेटी का ए लेवल का एग्ज़ाम था। अब शौक तो हमें है ना कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम हो और जनाब ये सारा, हाल ये था कि 2 दिन से बत्ती बंद थी। यूपीएस भी ख़त्म हो गए। अब यूपीएस ख़त्म हो गया है, उसकी वो बैटरी नहीं मिल रही।
शॉर्टेज होगी। मुझे अभी भी याद है, एक दिन बाद बेटी का इम्तिहान हो, अब कैमरेज वालों के फरिश्तों को नहीं ये बात समझ आएगी। शेखुपुरा से मैं जाके पर्सनली, वहाँ किसी ने बताया एक बैटरी है डॉक्टर साहब, हम आपको पर्सनल फ़ेवर कर सकते हैं कि आपके लिए रख लेते हैं, आप लें जाके। इस तरह के हालात में स्ट्रगल करके स्कोर फिर कंप्लीट करना है जो कैम्ब्रिज के अंदर बैठा हुआ है, इसको और टैलेंट किसको कहते हैं? ये टैलेंट वहाँ कहीं दिखाएँ मुझे, वहाँ इस तरह का टैलेंट नहीं नज़र आया। नहीं नज़र तो हम असल में अपने टैलेंट को नोइंगली और अननोइंगली ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको खुद मिसगाइड कर रहे हैं और डिप्रेस कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें आज से 15-20 साल पहले की एरा की, तो एक वो जो बाहर की करेंसी की एक कशिश है, जिस तरीके से पाउंड्स की बात करें, यूएस डॉलर्स की बात करें, ठीक है? एक सेल्फिशनेस भी तो आ जाती है कि हम यहाँ पाउंड्स में कमा रहे हैं, ठीक है? तो हम वहाँ पीकेआर में जाके क्यों धक्के खाएँ, क्यों ख़वार हों, ठीक है? तो ये माइंडसेट रखते हुए वापस आना, और आप आज से 22 साल पहले जब वापस आए थे, ठीक है? तो आपने क्या चेंज फ़ील किया? अगर मैं सर्जरी ही की डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो जब आप वहाँ थे और पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो पाकिस्तान में मशीनरीज़ हैं, गैजेट्स हैं, सर्जरी के आलात की अगर हम बात करें, तो हम लोग अभी कितना पीछे हैं और हम लोग को कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अब 2 बातें आपने इसमें की हैं। एक तो वो पैसे वाली जो बात की है ना, नो डाउट ज़ाहिर है, पैसे में एक कशिश है। बिल्कुल। अब ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है हुँ, कि हर चीज़ का एक अपना खाना है, हुँ, अपना एक उसका रोल है, अपनी बिल्कुल। एक प्लेस है। हुँ, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, होना भी चाहिए, हुँ, और अगर हलाल से जितना भी आ जाता है, उस पे कोई हर्ज भी नहीं है, बिल्कुल। और हुक्म भी यही है कि अगर आ जाता है तो उसको बिल्कुल लेना चाहिए। हुँ, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप देखते हैं कि पैसे से और भी बड़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें पैसा पीछे चला जाता है। अब ये शायद बात आपको अजीब लगे कि ये क्या बात हुई, पैसा पीछे चला गया। मैं आपको बताता हूँ, पैसा मेरे पास फ़र्ज़ करें, मतलब आजकल की बोली में मिलियंस, बिलियंस हुँ, हैं। कारों की मेरे पास गिनती नहीं जो मेरे गैरेज में खड़ी हुई हैं। एंड ऑफ द डे टारगेट क्या है उसका मेरा? मुझे सुकून चाहिए सकून, ना, मेंटल पीस। मेंटल पीस, सुकून। अगर वो सुकून नहीं मिलता इसके बावजूद, जो कि मेजॉरिटी को नहीं मिलता जिनके पास ये सारी चीज़ें हुँ, हैं, इसलिए कि दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। मैं आपको सुकून का एक नुस्खा बताता हूँ जो अल्लाह ने हमें बताया और उसके रसूल ने बताया, और सर्जरी के हवाले से भी और हर फील्ड के हवाले से उसको किया जा सकता है कि आप दुखे हुए दिलों की खिदमत करके उनकी दुआ लेके देखें। दुखे हुए दिलों की खिदमत करके उनकी दुआ लेके देखें, आप इन पैसों वाली फीलिंग से बहुत ऊँचे चले जाएँगे। और जो सुकून फिर अल्लाह आपको देता है, आप असल सुकून ये है कि बैठे आप पुरानी गाड़ी पे हुए हैं, और सुकून आपको वो बड़ी से बड़ी गाड़ी वाला है। ये आपको समझ नहीं आएगी बात, ये बड़े-बड़ों को नहीं समझ आती, लेकिन ये और लेवल की बात है। इस तरफ ध्यान करें, सर्जरी छोड़ के किसी भी फ़ील्ड में, और पाकिस्तान तो इसके लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि रेडी रेडी ज़मीन है कि यहाँ पे ज़ुल्म की हर किस्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर तरफ आपको दुखे हुए दिल मिलेंगे, मुख्तलिफ हवालों से। सिर्फ़ गुर्बत की नहीं बात कर रहा मैं। मैंने बड़े-बड़े करोड़पतियों को भी दुखे दिलों के साथ देखा है। क्योंकि दिल दुखने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ़ पैसों से ही नहीं रेमेडी होती। आप ये कोशिश करें कि जो मैंने अपने पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से मैं वहाँ से पाउंड और रियाल छोड़ के पाकिस्तान आया, कि इन दुखे हुए दिलों को आप जो भी हिस्सा डाल सकते हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं अब सर्जन हूँ, तो मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता था कि मैं अपने पेशेंट्स को, पहले भी जो बात हुई, हार्ले स्ट्रीट नहीं तो उसके करीब-करीब वाली केयर तो दूँ। हुँ, और मैंने वो दे के देखी। यहाँ पे लोग बड़े-बड़े, ज़ाहिर है, लोगों के पास जाते हैं, बेशुमार वो फ़ीसें और सारी करके, लेकिन मेरे पास जब वो मोटी फ़ाइल के साथ आते हैं, तो मैं ये उनसे पूछता हूँ, "यार मेरे पास तो क्यों आई है? मेरे से बहुत पढ़े-लिखे लोगों ने आपको देखा है, और एक ने नहीं देखा, कइयों ने देखा है, और आपके लाखों के ये टेस्टों के फ़ाइल बने हुए हैं।" वो एक ही बात कहते हैं कि हाँ, ये सारा कुछ है डॉक्टर साहब, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, कोई समझ नहीं। अब ये क्या बात है? ये समझ यही बात है कि आप उसके लेवल पे उतरें, उसके दिल के लेवल पे आएँ,
उसके साथ अपनी हार्मनी बनाएँ। उसका जो मसला है, फिर मैं बात अपनी इस फ़ील्ड की करूँ, सर्जिकल चाहे मसला है, लेकिन उसके साथ बाकी इंसानी मसले भी नत्थी होते हैं। उसकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को एड्रेस करें, एक दफ़ा आप करके देखें। इतनी दुआएँ मिलती हैं, इतनी दुआएँ मिलती हैं कि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, वो दुआएँ ना मुझे लंदन में मिली, ना मुझे रियाज़ में मिली, ना मुझे दुबई में मिली। ये नहीं मतलब कि वहाँ खिदमत नहीं होती, होती है, लेकिन इसकी मेजर जो समझ आती है बात, यहाँ चूँकि दिल इंतहाई दुखे हुए हैं, हर लिहाज़ से, उनको जब आप ज़रा-सी ठंडी हवा देते हैं, वो दिल से दुआएँ निकलती हैं। और ये वो दुआएँ हैं जो खुद परवरदिगार ये कहता है कि ये मैं रद्द नहीं करूँगा। और मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मेरी अपनी नमाज़ में इतनी कबाहतें हैं, इतनी कोताहियाँ हैं, मेरी ज़ाती इबादत में इतनी कोताहियाँ हैं कि मेरी वो छत नहीं क्रॉस करेंगी। अभी ऊपर जाके कंसिडर तो दूर की बात है होना। लेकिन ये जो दुखे हुए दिल से निकली हुई दुआ है, ये हॉटलाइन मैं इसे कहता हूँ, ये उसके और उसके दरमियान हॉटलाइन है। और वो खुद कहता है कि ये डायरेक्ट मेरे पास आती है और मैं इसको रायगा नहीं जाने देता। आसान नुस्खा नहीं है। बेहतरीन, इससे बेहतरीन। आसानी और क्या होगी? इससे आसान इससे आप अगर वो खुशी और वो मेरा ये मतलब नहीं है कि पैसा ना लें। मेरा मतलब कहने का है पैसे को प्रायोरिटी ना बनाएँ। हुँ, पैसा ही टारगेट ना रखें, पैसा भी कर लें। यानी ही और भी का फ़र्क है। हाँ। अगर पैसा ही टारगेट है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मैंने नहीं आज तक कोई ऐसा बंदा जिसका पैसा ही टारगेट था, सुकून में देखा। डॉक्टर साहब एक बहुत तल्ख़ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि सर्जरी की फ़ील्ड में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आते होंगे कि जिनको सर्जरी रिकमेंड की हुई है, ठीक है, डॉक्टर्स ने, वो आपके पास आए हैं, उन्होंने किसी ने रेफ़र किया कि आपने उनको सर्जरी करनी है, लेकिन आपको फ़ील हुआ कि ये वाला जो पेशेंट है, ये विदाउट सर्जरी भी मेडिसिन से या डिफरेंट रेमेडीज़ से, एक्सरसाइज़ से ये सही हो सकता है। क्या पाकिस्तान में ऐसे हॉस्पिटल्स या आपकी हायर मैनेजमेंट के जो आपके एचओडीज हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने, क्या उनकी ऐसी सोच होती है कि हमने इसको सर्जरी की तरफ लेके आके ज़्यादा मनी मेकिंग करनी है? अ, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे आजकल की प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन मैं आपको यानी अपना एक अंदाज़ बता देता हूँ जो मैंने इस प्रैक्टिस में किया। ये सारी बातें डॉक्टर मौजूद साहब, हैं। आपने अपना भी बताना है और आपने हमारे इर्द-गिर्द के इर्द सर्जन्स का माइंडसेट भी। इसमें आप सर्जन्स को मैं ये कहता हूँ सर्जन्स को हम अलहदा नहीं करते ना, सर्जन या डॉक्टर या जो भी डॉक्टर्स। हैं हुँ, या इवन मौलाना साहब हैं या कोई वो बिल्कुल, इसी सोसाइटी का बिल्कुल, हिस्सा है बिल्कुल, ना। तो सोसाइटी की जब बात। सोसाइटी गलसड़ रही है, तो वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। उनसे क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई अनोखी मखलूक है। इसलिए ये एक थोड़ा अंदाज़ सोच का हमें बदलना चाहिए कि चूँकि ये मौलवी साहब हैं, तो इन्होंने क्योंकि यार वो इसी जिस तरीके इसका से एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि प्रेगनेंसी में औरत को अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसको स्पेशल आप जो है वो सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि जी इसके इतने लाख बनेंगे, नॉर्मल के जो हैं वो चार्जेस कम हैं, ठीक है, ऑपरेशन की तरफ लेके जाएँगे तो चार्जेस ज़्यादा हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से क्या कहना चाहेंगे? इस पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो बड़ी 2 और 2 4 वाली बात है, बिल्कुल सीधी बात है। हलाल और हराम में ज़रा-सा फ़र्क है। अगर कोई सर्जरी इवन सर्जरी पे आप ना आएँ लेकिन चूँकि बात सर्जरी की हो रही है, कोई भी काम आप इस नियत से करते हैं कि इसमें से टारगेट मेरा है कि मुझे पैसे मिलेंगे, हाँ, तो वो हराम हो गया ना, क्यों नहीं खुल के कहते? बिल उसके नाम बहुत सारे रख लें आप, इंसेंटिव रख लें, सर्विस चार्जेज़ रख लें, फीस रख ब्ला, ब्ला, ब्ला। अंदर से मुझे यहाँ पता है और उसको वहाँ पता है कि इसकी सर्जरी बच सकती थी। मैंने इसलिए की है कि मुझे 4 पैसे मिलेंगे, तो और हराम क्या है? लेकिन साथ ही साथ दूसरा भी एंगल है कि अगर मैंने इस नीयत से इसकी ऑपरेशन को जिसमें गुंजाइश हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जिसमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, उसमें तो बनता ही ऑपरेशन है। आप बात कर रहे हैं कि जिसमें गुंजाइश है, गुंजाइश हो। उसमें अगर आप इस नीयत से उसको थोड़ा चॉइस दे रहे हैं कि कंज़र्वेटिव का ट्रायल दे के देख लेते हैं, साथ आपके ज़हन में ये बात है कि यार इसकी पॉकेट भी मेबी इतनी इजाज़त ना दे और अगर ये बच जाए सर्जरी से, कोई भी प्रोसीजर से, तो इसका वैसे भी भला होगा। तो वही आपका वो जो है वो आपके लिए दुआएँ बन गई। बिल्कुल, ये वही वाली बात है जो जो वो आपने पिछली बात की। खिड़की वाला मामला जो मिलता है ना कि ये खिड़की तो तुमने रखनी थी हवा के लिए,
अगर साथ ये नियत कर लेते हैं कि इसमें से अज़ान की आवाज़ भी आएगी, हर जगह ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। सर्जरी में छोड़ के हर फ़ील्ड में अप्लाई हो मैकेनिक ये अप्लाई कर सकता है, केले वाला अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। उम, यानी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप उसमें कर सकते हैं कि केले आप वाला अपने दर्जन स्किल की बजाय अगर 10 या 11 दाने गिन रहा है, तो तो वो अपनी सारे रिस्क को मैं तो यही बेड़ा बल्कि गर्क कर हमारे यहाँ तो अब ये हुआ हुआ है, आपने तो ये कह दिया ना कि उसकी वो बनती है कि नहीं, अब मैं उसकी बात करूँ कि जिसकी सर्जरी बनती है। हुँ, ये केलों वाली बात से। अब चाहे आप केले लेने जाएँ, चाहे सर्जरी कराने जाएँ, सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम करवाना जाएँ, कोई बिल्डिंग बनवाना हुँ, जाएँ, आप अगर ₹1000 देते हैं, स्पेंड करते हैं, हमारा ये अलमिया है कि हमारे यहाँ पे ₹1000 दे के आपको सर्विस या चीज़ 100 की मिलती है बिल्कुल। और इसको समझा जाता है ये बड़ा बिज़नेस ट्रिक है कि आपने अगले को बेवकूफ़ बना के ₹900 कमा लिए। मैं तो इसको सीधा हराम कहता हूँ। कि जब अगले ने आपको 1000 दिया है, तो 1000 का मतलब 1000 की स अब वो चाहे केले वाला अप्लाई कर ले, कि ₹500 दर्जन अगर बेच रहा है वो और 2 केले गायब कर रहा है, तो और क्या उसकी इतनी कैपेसिटी थी ना, या लफ़्ज़ अच्छा नहीं कि उसकी इतनी औकात थी। हुँ, मैं अगर सर्जन हूँ, तो मेरी ये औकात है कि मैं लाख रुपए अगर ऑपरेशन का ले रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको कम से कम मैं उस तरीके से तो करूँ कि जिसको कहते हैं यार पैसे तो पूरे हो पैसे जाएँ। तो पूरे हो यानी मेरी केयर तो उस तरह की हो, मेरा उसको देखने का अंदाज़ तो वो हो, मुझे हर लिहाज़ से उसको देखना सो बेसिक एंड ऑफ द डे बात नीयत और दिमाग पे आ जाएगी। जब आपकी बा नीयत और दिमाग में पॉज़िटिविटी है, हुँ, तो भले आप सर्जन हैं, भले वो आपने सी सेक्शन की बात की है, भले किसी पे हम किसी पे ना कोई फ़तवा लगा रहे हैं, ना कोई हम एक असूली बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये पता है कि रिज़्क आपका कहीं और से आना है, इससे नहीं आना ये जो मेरे सामने चाहे कस्टमर बैठा है, चाहे मरीज़ बैठा है, चाहे कोई भी बैठा है, रिज़्क वहाँ से आना है। तो मैं उसके साथ फ़ेयर डीलिंग करूँ, इतनी-सी बात है, कहने को इतनी बात है लेकिन करने में बहुत अच्छा डॉक्टर मुश्किल साहब है। आपके कम्युनिटी में और आपकी इस फील्ड में बहुत से मोजज़े होते होंगे। मोजज़े जो वर्ड है जिसमें हम कहते हैं कि कम चांसेस होते हैं उस सर्जरी से पहले आप लोग बता भी देते हैं कि यार ये शायद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको महफूज रखे। और अगर हम प्रेगनेंसी की भी बात करें तो अक्सर ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि मदर को सेव करना और बच्चे को सेव करना, या इसके अलावा हम किसी और सर्जरी की भी बात करें, तो कुछ मोज़ज़ात बताएँ आप अपनी इतने इयर्स के एक्सपीरियंस में जो वाक़ई हमारी ऑडियंस के लिए। अब ऐसे अगर आप मुइज़ात की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको एक अलग टॉपिक, एक अलग डे रखना पड़ेगा, जिसमें हम सिर्फ़ आपको मैं जो मेरी मामूली सा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस है ना, गो के गिनने में 35 साल है, लेकिन दुनिया में बड़े-बड़े एक्सपीरियंस है लोगों के। इतने मोइज़ात हैं अल्लाह ताला कदम-कदम पे अपना आप दिखाता है। मेरे अपने एल्बम में बेशुमार ऐसे केसेज़ मौजूद हैं, मेरे रिकॉर्ड में ऐसे हुँ, मेरी टीम को पता है कि जिनके बारे में यानी कि ज़ाहिर में जो-जो पैमाने हैं, जो क्राइटेरियाज़ हैं, उनके मुताबिक तो गुंजाइश ही नहीं है। हुँ, और जब आप दिन-रात लगाते हैं, उन पे मेहनत करते हैं, उन पे सारा जो भी है, तो अल्लाह करम करता है। और उसमें मेरा हमेशा अपना एक अंदाज़ है उसमें कहने का, कि लोगों का ये अंदाज़ है कइयों का कि भई अब ये तो बस अब इसका आखिरी हो गया जी, तो बस जी बस इसको ले जाओ। मैं उसको दूसरी तरह से लेता हूँ कि इसको हो सकता है मेरे पास भेजा गया है। ये इसका आखिरी टाइम है कि नहीं है, मैं कौन हूँ ये बताने वाला? मुझे तो अपना नहीं पता। मेरे ज़िम्मे जो काम है कि जब ये आया है, उस वक़्त से लेके जो-जो मेरी अक्ल, वसाइल, हालात के मुताबिक हुँ, इनपुट हो सकती है, वो मैं करूँ। हुँ, और अवैस मैं आपको बताऊँ, ऐसे-ऐसे मरीज़ उठ के घरों को गए हैं कि मैं एज़ ए सर्जन अभी तक अपने आप को नहीं बता सका कि ये कैसे हुआ है, सिवाय फिर एक ही जवाब के कि ये वो है, कंट्रोल कहीं और है। लेकिन उसने चूँकि हमें बताया नहीं हुआ ना, हुँ, ये भी उसका एक अंदाज़ है कि उसने आउटकम बताई नहीं हुई। उसने कहा है तुम अपना काम करो ना ज़रा, मेहनत करो ना तुम और मेहनत करें उसके भरोसे पे माइंड इट। इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा नो, नो तौबा इस्तग़फ़ार। उसके भरोसे पे आप मेहनत करें। ऐसे-ऐसे केस मेरे छोटे से तजुर्बे में हैं, तो फिर दुनिया के कितने तजुर्बों में क्या होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब अब टिपिकल सर्जन्स के बारे में भी कुछ कहें, कुछ बताएँ हमें कि जिसको हम एक ये कहते हैं कि यार ये जो कुछ, अब हम नेगेटिव फ्लॉज़ पे बात करते सर्जन एक तो एक टिपिकल सर्जन की एक पर्सनैलिटी बताई गई है पुराने ज़मानों हैं। से।
सर्जन को रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन है ना, जो जी। जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दुनिया में समझा जाता है, उसका भी लोगो जो है वो ईगल है। हुँ, एक ईगल यूं करके बैठा हुआ है। ईगल को बहुत कंपेयर किया गया है सर्जन के साथ, बिल्कुल। कि ईगल जो है, इकबाल ने भी ऐसे ही नहीं शाहीन को अपना वो बनाया, कि उसके एक बड़े पिक्यूलियर और बड़े खास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ने पैदा किए हैं। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो है, उसके अंदर लॉयंस हार्ट जो है, यानी शेर तो अपनी जगह है, उसके अंदर ये हिम्मत और जुर्रत होती है। उसकी जो नज़र है, ईगल्स आई जिसको कहा गया, कि वो अब तो वो मेजरमेंट्स आ गई हैं ना, कि इतनी दूर से, यानी विदाउट ये कैमरे तो अब आए ना ड्रोन और वो, हुँ, तो उसकी आँखों में शायद अल्लाह ने कोई ऐसा ड्रोन वाला कैमरा लगाया हुआ है, कि वो दूर से अपने शिकार को देख के, और जिस स्पीड से आता है वो, सो यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी डिसाइसिव, यू हैव टू बी प्रिसाइज, वो सीधा आके उसको उठाता है, यूं ऊपर चला जाता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, एक अच्छे सर्जन में होना जरूरी है। ज़रूर। यानी इसके बगैर आपके काम की नेचर ऐसी है, क्यों? आपके नाइफ के नीचे एक जीता जागता ह्यूमन बीइंग बड़ा हुआ है, और आपका नाइफ, हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, ये नाइफ एक दफा चलता है, कट गया तो कट गया। हाँ, जोड़ लोगे, सारा कुछ खोलोगे, ये ओरिजिनल पे वापस नहीं आएगा। नहीं। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए सर्जन की जो पर्सनैलिटी है, इसके अलावा फिर आमतौर पे सर्जन रफ एंड टफ कहा गया उसको। क्यों? नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। ना खाने का पता है, ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना आराम का सर, पता इस है। सब में फैमिली बैलेंस भी तो फैमिली वालों को भी फिर समझाना पड़ता है, और अल्लाह करे अगर जब उनको समझ आ जाए, जैसे हमारे यहाँ आ गई, तो आप लकी हैं कि हमारा तो अपना टाइम कोई नहीं, हमें तो अपने टाइम का खुद नहीं पता। मैं आपको कितने बताऊँ, तौबा, मैं अब इस सेंस में नहीं बता रहा कि कोई अपना आप हुँ, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस, कि बेशुमार रोज़े हमारे ड्यूरिंग ऑपरेशन आके उन्होंने खजूर डाली है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, कि भई ये तो ऐसे होगा। और उसमें फिर एक अजीब बात है, जब इस तरह की आप काम करते हैं, तो एक ही चीज़ मैं तो समझता हूँ वो चलाती है आपको, वो थी आपकी, कि आपके ज़हन में क्या है? हुँ, जब आप ये समझ के कर रहे होते हैं ना, कि आप किसी इंसान को हेल्प कर रहे हैं, और मेबी उसकी जान बचा रहे हैं, या कम से कम उसकी मिज़री कम कर रहे हैं, या उसको मिज़री में से निकाल रहे हैं, तो फिर थकावट नहीं होती। फिर एक अजीब किस्म की आपको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, और वो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, मेरे पास नहीं है। हुँ। सिवाय इसके कि फिर अल्लाह हिम्मत देता है। अच्छा, इस सब में हम अगर मशीनरी की बात करें, जिस तरीके से अब लेटेस्ट एरा चल रहा है, एआई आ चुकी है, रोबोटिक्स हैं और साइबर सिक्योरिटीज़, और मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती जा रही है, ठीक है? तो इसमें किस तरीके से हम सर्जरी को बेहतर कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ? इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पहले तो एक बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है और मैं शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के साथ, कि जैसे आपने एआई की बात की, जो भी स्टेप वाइज़ चीज़ें आती जा रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं, हुँ, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की है, वो चाहे सर्जरी है, तो चाहे और कोई फ़ील्ड है, कि मास्टर जो होता है, मास्टर हैज़ टू बी अ मास्टर। प्रोवाइडेड के ही इज अ रियल मास्टर, तो मशीन उसका एक टूल होती है, चाहे वो रोबोट आ जाए, चाहे वो ड्रोन आ जाए, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ जाए, चाहे आपके लैपटॉप्स आ जाए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आ जाए, डिफरेंट डिवाइसेस, दीज आर, ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, कि इन पे अगर आप डिपेंड करेंगे, ये आप पे सवारी करेंगे, हुँ, फिर आप, यू आर नोवेयर। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, हॉर्स राइडिंग है ना, हुँ, जिन्होंने की है उनको ज़्यादा समझ आएगी, कि दूर से नज़र आता है घोड़ा चल रहा है, एक खूबसूरत सा घोड़ा है, और ऊपर एक सवार बैठा हुआ है और वो जा रहा है। अब ये नहीं पता कि घोड़ा चला रहा है कि सवार चला रहा है। दिस इज़ माय पॉइंट। अगर आपका सवार वीक है, कमज़ोर है, ये देखिए अल्लाह की कुदरत, घोड़े को समझ आ जाती है, द मोमेंट सवार आके उसके ऊपर बैठता है ना, किस वो पिक कर लेता है कि ये कोई नया बंदा आया है। फिर घोड़े का कंट्रोल है। कंट्रोल जैसे ये एआई है ना, या ये डिफरेंट है, वो आपको कंट्रोल कर रही हैं बिल्कुल। और ले जा रही हैं। नाउ चॉइस इज़ योर्स, कि आपने कंट्रोल रखना है या आपने कंट्रोल होना है। अगर आपने ही कंट्रोल होना है, यानी मशीन ने मास्टर को कंट्रोल करना है, या मैन बिहाइंड द गन कुछ नहीं है, तो फिर
अल्लाह ही हाफ़िज़ आपका। और उसमें मैं नहीं देखता कि यानी कोई अच्छा फ्यूचर है। हाँ, उसके लिए एक बात शर्त है, आपको वो वाला मास्टर बनने के लिए, वो वाला मैन बिहाइंड द गन बनने के लिए, वो वाला आर्टिस्ट बनने के लिए, ये भी बात हुँ, करते हैं, आपको उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े चिल्ले काटने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो कंट्रोल आता है कि ये चीज़ें आपके स्लेव्स बने। अच्छा, वो मुश्किल है ना ज़रा मेहनत करना। ये आसान काम है, इस तरह करके तो उसमें डाला। अब ये नहीं पता कि आहिस्ता-आहिस्ता ये हावी हो जाएगा जो कि हो रहा है। और और हर फ़ील्ड में आप पीछे जाते जाएँगे, अनलेस कि आप अपना कंट्रोल रखें। बिल्कुल, सर्जरी में रोबोटिक्स की आजकल है ना लेटेस्ट जो सर्जरी में आया कि जी रोबोट्स हैं। अब रोबोट को भी असल कंट्रोल तो वो ट्रेन्ड सर्जन करता है। हुँ, अगर वो कमज़ोर है और वो सारा कुछ उस पे छोड़ता जा रहा है, तो फिर वो सर्जन नहीं है। बिल्कुल, और ये मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ, अब कल का आज की बात कर रहा हूँ। कल का नहीं मुझे पता, वैसे अगर वो कल को पैदा ही रोबोट होने शुरू हो गए, तो वो एक दूसरी दुनिया होगी। तो ये इसलिए ये सारे गैजेट्स जो हैं, एंड ऑफ द डे मैन बिहाइंड द गन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। हुँ, तो आपको असल में अपने आप को उस तरह से ट्रेन करना है कि इनसे आप हेल्प लें। आप हावी ना होने दें। अंग्रेज़ी में अगर मैं कहूँ कि दीज़ आर एक्सटेंशन ऑफ योर हैंड्स, बिल्कुल, नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ योरसेल्फ। इसको रिप्लेस ना होने दें। ये मेरी बात लिख लें। चाहे आप सर्जन हैं, चाहे आप ज़िंदगी आर्टिस्ट के हैं, किसी भी हिस्से किसी भी फ़ील्ड में हैं, क्योंकि अब ये हर फ़ील्ड में यूज़ हो रही है ना ये चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपका कंट्रोल खुद अपना होगा, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट में आप कुछ गोल्डन पॉइंट्स कुछ कोई ऐसी बात जो आप पैगाम पहुँचाना चाहें? पैगाम यही है कि मायूस ना हों, अपने आप को पॉज़िटिव रखें और जब घुप अंधेरा होता है, जब हर तरफ अजीब माहौल हो, हुँ, तो तभी तो ज़रूरत होती है कि बीच में से चिराग कोई चिराग जले, कोई दिया जले, कोई मोमबत्ती जले, लेकिन आपने इसको फ़ाइट करना है। अगर सारा कुछ आपको प्लेट में रख के मिल जाए, हुँ, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, ज़िंदगी में ये नहीं होता। आपको फ़ाइट करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप पूरी हिस्ट्री देख लें, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर देख लें। हुँ, यानी स्ट्रगल ज़ाहिरी अल्लाह ताला उनको हर चीज़ वैसे नहीं दे सकता था। लेकिन एक मिसाल हम जैसों के लिए कि स्ट्रगल करना ये अल्लाह का एक तरीका है। हुँ, हाँ, पॉज़िटिव रहें उसमें, नीयत ठीक रखें, तो फिर उसकी बरकत शामिल होती है। फिर आप कहीं मार नहीं खाते। जो मर्ज़ी हालात हो जाए, उसमें से आप निकलते हैं, उसमें से रास्ता बनता है। मायूस कभी ना हों और मायूस जब होने लगें, फिर मुझे याद कर लें कि एक टाँटों से उठा हुआ बंदा अगर आगे जा सकता है, तो आप लोग तो यार कोई फलाँ स्कूल और फलाँ हम तो इस लिहाज़ से को पढ़े ही नहीं है ज़्यादा। बेस्ट वंडरफुल उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा डॉक्टर साहब की जर्नी से, डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस से और उनकी मज़े-मज़े की बातों से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी जल्द डॉक्टर साहब को अगेन इनवाइट करेंगे और किसी मज़े के टॉपिक पे अगेन इनसे इनसाइट्स लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। थैंक यू अल्लाह जी। हाफ़िज़।